नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन ने पुतिन को जान से मारने की कोशिश की, क्रेमलिन पर किया ड्रोन हमला। दोनों ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक रडार के जरिए किया गया निष्क्रिय। यूक्रेन ने रूस के आरोपों को किया खारिज। अमेरिका कर रहा है आरोपों की जांच। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड में नॉर्डिक देशों के नेताओं से की मुलाकात। सहयोगी देशों से कीव को और आधुनिक हथियार मिलने की जताई उम्मीद। कहा, यूक्रेन जल्द ही रूसी सेना के खिलाफ शुरू करेगा जवाबी कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सूडान में युद्धरत सभी पक्षों से जल्द संघर्ष विराम का किया आह्वान। दोनों पक्षों ने 7 दिन के संघर्ष विराम पर जताई सहमति। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख ने सबसे बड़े बंदरगाह पोर्ट सूडान का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा सर्बिया का एक स्कूल, 8 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने पिता की गन का इस्तेमाल कर बहाया खून। इटली के नंद्रघेटा संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों पर कसा यूरोपीय देशों की पुलिस का शिकंजा। 8 देशों में करीब 150 ठिकानों पर छापेमारी कर 100 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। नशीले पदार्थ रखने, उत्पादन एवं तस्करी, अवैध हथियार और धन शोधन के आरोप में हुई गिरफ्तारी। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना। 2 जून को अजय बंगा विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास की जगह लेंगे। अजय बंगा की नियुक्ति के बाद बैंक ने एक बयान में कहा कि बोर्ड विश्व बैंक समूह विकास प्रक्रिया पर अजय बंगा के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। बंगा को फरवरी के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से इस पद के लिए नामित किया गया था। बाइडेन ने कहा था कि अजय बंगा इस ग्लोबल संस्था को लीड करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। और चलिए अब चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच रूस की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की कोशिश की है। रूस ने मॉस्को पर ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया। वहीं यूक्रेन का कहना है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से युद्धक विमान देने की मांग की है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद दोनों देशों के बीच भीषण जंग छिड़ने की आशंका को बल मिलने लगा है। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए मॉस्को पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के बाद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे विस्फोटों की आवाज सुनी। इसके बाद क्रेमलिन के ऊपर आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया था। हालांकि ड्रोन हमले को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया, लेकिन इस हमले ने रूस को जवाबी कार्रवाई का मौका दे दिया। रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन ने आतंकवादियों की तरह राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन भेजे। बयान में कहा गया कि यूक्रेन का ये कृत्य आतंकवादी हमले जैसा है और हमें अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। बयान में हमले का माकूल जवाब देने की बात भी कही गई। हालांकि हमले में किसी के ना तो हताहत होने की खबर है और ना ही किसी के घायल होने की। कहा जा रहा है कि जब क्रेमलिन पर हमला हुआ, रूसी राष्ट्रपति वहां मौजूद नहीं थे।
इस बीच यूक्रेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि क्रेमलिन पर हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ड्रोन हमले को रूस का प्रोपेगेंडा बताते हुए यूक्रेन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कीव को युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और यह केवल रूस की और अधिक कट्टरपंथी कार्रवाई करने के लिए उकसाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सैनिक सिर्फ अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और दूसरे देश पर हमले जैसी कार्रवाई से हमेशा बचता रहा है। बेशक यूक्रेन का क्रेमलिन पर ड्रोन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। हम क्रेमलिन पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे हमले से किसी भी सैन्य कार्यवाही को हल नहीं किया जा सकता। रूस यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई का योजना बना रहा है जिसके लिए बहाना ढूंढा जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सहयोगी पश्चिमी देशों की तरफ से जल्द ही आधुनिक युद्धक विमान की आपूर्ति की उम्मीद जताई है। फिनलैंड में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के बाद यूक्रेन जल्द ही रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा। नाटो के सबसे नए सदस्य के रूप में फिनलैंड को बधाई देते हुए जेलेंस्की ने यूक्रेन के भी जल्द सदस्य बनने की उम्मीद जताई। मुझे यकीन है कि हमारे पास जल्द ही आधुनिक लड़ाकू विमान होंगे क्योंकि हम जल्द ही एक आक्रामक कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। हमें आज सुरक्षा गारंटी की जरूरत है क्योंकि हम नाटो में नहीं हैं। उधर दक्षिणी यूक्रेन स्थित खेरसान पर रूसी सेना की गोलीबारी में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक खेरसान शहर के हाइपर मार्केट में लोग सुबह की खरीदारी कर रहे थे, तभी तोपों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए जिसमें तत्काल 3 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि शहर के रेलवे स्टेशन पर बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि पास के गांव में मरम्मत कार्य को अंजाम देते समय किए गए हमले में 3 ऊर्जा कर्मचारी मारे गए। हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। सर्बिया में एक किशोर ने राजधानी बेलग्रेड के एक स्कूल में बुधवार सुबह गोलीबारी की जिससे 8 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को सुबह 8:40 के आसपास ब्लादिस्लाव रिबनिकार प्राइमरी स्कूल में गोलीबारी की सूचना मिली। संदिग्ध किशोर 7वीं कक्षा का छात्र है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्ध ने अपने पिता की बंदूक से अन्य छात्रों और स्कूल के गार्ड पर कई गोलियां बरसाईं। ब्लादिस्लाव रिबनिकार प्राइमरी स्कूल मध्य बेलग्रेड का एक जाना-माना स्कूल है। पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद इस स्कूल के आसपास के इलाके को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 बच्चे और एक टीचर भी इस हमले में घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चे ने अपने पिता की गन का इस्तेमाल खून बहाने के लिए किया। इटली के माफिया नड्रांगहेटा के खिलाफ पूरे यूरोप में कार्रवाई चल रही है। कई यूरोपीय देशों की पुलिस ने नड्रांगहेटा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए आपको बताते हैं कि इटली के माफियाओं का साम्राज्य कैसे शुरू हुआ और कैसे आधी दुनिया पर इसने अपनी पकड़ बनाई। इटली के दुर्दांत अपराधी और माफिया सरगना माटियो मेसिना डेनारो की गिरफ्तारी के बाद से यूरोप के संगठित अपराध पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कई यूरोपीय देशों की पुलिस ने अब नड्रांगहेटा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। जर्मन पुलिस के अनुसार जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और स्पेन से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इन्हें पकड़ने के लिए यूरोप के 8 देशों में 150 स्थानों पर छापेमारी की गई। बेल्जियम की पुलिस ने इनके पास से 4 लग्जरी कार के साथ साथ कम से कम 60,000 यूरो नकदी और कई प्रतिबंधित हथियार के अलावा कार ट्रैकिंग डिवाइस भी जब्त किए हैं। यह शायद यूरोप में कैलाब्रियन माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। बेल्जियम में शुरू जांच के बाद जर्मनी में 1000 से अधिक जबकि इटली में 1400 पुलिस अधिकारी छापे में शामिल हुए। कैलाब्रिया स्थित नड्रांगहेटा यूरोप में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली संगठित अपराध समूहों में से एक है। माना जाता है कि यूरोप में की जाने वाली कोकीन तस्करी के लगभग 80% अवैध धंधे पर
इसका नियंत्रण है। दावा किया जाता है कि इटली, बेल्जियम, अमेरिका और जर्मनी की निर्माण परियोजनाओं में इस समूह ने बड़ा निवेश कर रखा है। यह भी कहा जाता है कि दुनिया के लगभग हर हिस्से में इसकी मौजूदगी दर्ज की जाती है। हाल के दिनों में ये इटली का सबसे बड़ा माफिया समूह है। हाल के वर्षों में समूचे यूरोप में पुलिस बड़े पैमाने पर इसकी गतिविधियों और सदस्यों की निगरानी कर रही है। संदिग्धों पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, ड्रग्स की तस्करी और कमर्शियल गैंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। बेल्जियम में गिरफ्तार किए गए 13 में से 7 के खिलाफ इटली के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट मौजूद है। इटली इनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। आइए जानते हैं कि इटली के माफिया इतने ताकतवर कैसे बन गए, जिनकी धमक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनाई देती है। सबसे पहले माफिया ने अपने पैर इटली के सिसिली में जमाए। 19वीं सदी के मध्य तक सिसिली पर कई विदेशी ताकतों ने शासन किया। इस दौरान शासकों ने वहां के लोगों की जिंदगी को दूभर बना दिया। इन विदेशी ताकतों को चुनौती देने के लिए स्थानीय लोग एकजुट हुए और अपना संगठन बना लिया। इस संगठन का काम अपने सदस्यों के स्थानीय लैंडलॉर्ड और विदेशी ताकतों से रक्षा करना और उन्हें न्याय देना और दिलवाना था। इस समूह ने परिवार के आधार पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन धीरे धीरे ये समूह अपनी निजी सेना बनाने लगा। यहाँ से माफिया अपराध के दलदल में धंसते चले गए। इन निजी सेनाओं का काम रंगदारी लेना, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना था। 1861 में जब इटली का एकीकरण किया गया तो सिसिली को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच गई। तब रोम के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए निजी सेनाओं से मदद हासिल की। उन्हें तो जैसे ऐसे ही मौके की तलाश थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया। सिसिली में माफिया ने राजनीतिक भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। वे अपने पसंद के उम्मीदवारों को जिताने के लिए दबाव बनाने लगे। इस तरह जीतकर सरकार में शामिल लोग माफिया से सहानुभूति रखने लगे और माफियाओं ने चारों ओर अपने पैर पसार लिए। अब माफिया न सिर्फ झगड़े सुलझाते बल्कि उनकी देखरेख में जुआ, वैश्यालय समेत दूसरे गैर कानूनी धंधे फलने फूलने लगे। हालांकि तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के उदय के बाद उन्हें रौंद दिया गया। ये भागकर दूसरे देशों में शरण ले ली, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये फिर सिसिली में लौट आए और काफी ताकतवर हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का
घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। सूडान से एक बड़ी और राहत वाली खबर सामने आई है। यहां आपस में संघर्ष कर रहे सूडानी सेना और सूडानी अर्धसैनिक बल 7 दिन के संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्ष सूडान में शांति स्थापित करने को लेकर भी वार्ता करेंगे, जिसके लिए आरएसएफ ने अपने प्रतिनिधियों की घोषणा भी कर दी। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी कई शहरों में दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी जारी रही। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान को उस वक्त राहत मिली जब दोनों पक्षों ने 7 दिन के संघर्ष विराम पर अपनी सहमति जताई। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में युद्ध में शामिल दोनों पक्ष 4 मई से 11 मई तक युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। सूडान सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ने युद्ध विराम के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्ष सूडान में शांति स्थापित करने को लेकर भी वार्ता करेंगे, जिसके लिए आरएसएफ ने अपने प्रतिनिधियों की घोषणा भी कर दी। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी कई शहरों में दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जारी रही, लेकिन इस दौरान हवाई हमले में काफी कमी देखी गई है। बहरहाल संघर्ष विराम के दौरान अलग अलग देशों को अपने राजनयिकों और नागरिकों को लगातार सूडान से बाहर निकालने में सफलता मिल रही है। अमेरिका ने सूडान में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक अपने करीब 1000 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल के मुताबिक बहुराष्ट्रीय प्रयास के तहत इन नागरिकों को सूडान से निकाला गया। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकालने के लिए 200 अमेरिकी अधिकारी संकट की शुरुआत से ही 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने सूडान में रह रहे करीब 5000 अमेरिकी नागरिकों के साथ संवाद किया है, जिन्होंने संचार की तलाश करने और अमेरिकी सरकार के संपर्क में रहने की मांग की है। ऐसे नागरिकों के लिए जरूरी नहीं है कि वो सूडान छोड़ दें, लेकिन हमारे साथ संपर्क में रहें। बढ़ते मानवीय संकट ने एक ऐसे देश को प्रभावित किया है जो लंबे समय से संकट से गुजर रहा था। ताजा गृह युद्ध के बाद तो सूडान के भीतर बड़े पैमाने पर विस्थापन शुरू हुआ, जो सीमा पर स्थित देशों में तेजी से फैल रहा है। सूडान से सटे पड़ोसी देश शरणार्थी संकट का सामना कर रहे हैं। गृह युद्ध के कारण सूडान में सहायता पहुंचाने के रास्ते अवरुद्ध हैं, जबकि वहां 2/3 आबादी पहले से ही बाहरी सहायता पर निर्भर है। हम सूडान में तेजी से बिगड़ती मानवीय स्थिति सहित मानवतावादी स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। व्यापक हिंसा ने सूडान की स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। एसएएफ और आरएसएफ बलों को सूडानी लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय एजेंसियों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित पहुंच बनानी चाहिए। हम सूडान में शांति स्थापित करने और सूडान के भविष्य पर बातचीत करने के उद्देश्य से वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति रूटो ने कहा कि केन्या अपने मानवीय प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवता सहायता के लिए हमारी जमीन का उपयोग कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सक्षम रूप से अपना काम कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि सूडान में लोगों के पास भोजन, पानी, दवा तक पहुंच हो। अभी 79 अस्पतालों में से 59 अस्पताल बंद हैं, जो अस्वीकार्य है। मानवीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स बुधवार को सूडान के सबसे बड़े बंदरगाह पोर्ट सूडान पहुंचे, जहां हजारों सूडानी और विदेशी नागरिक संकटग्रस्त देश से बाहर निकलने की आस में इकट्ठा हुए हैं। दरअसल गृह युद्ध के दौरान मानवीय सहायता लेकर जा रहे समूहों को रास्ते में लूटने की खबरें लगातार मिल रही हैं।
हमारे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। हमें एयरलिफ्ट की आवश्यकता है। हमें आपूर्ति की आवश्यकता है जो लूटी न जाए। मुझे सूचित किया गया है कि यूएन के 6 ट्रकों को जो दारफुर जा रहे थे उन्हें रास्ते में लूट लिया गया है। बहरहाल भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कावेरी अनवरत रूप से जारी है। सूडान के अलग अलग हिस्सों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय पोर्ट सूडान में तत्काल दूतावास स्थापित कर बेहतरीन समन्वय को अंजाम दे रहा है। दरअसल भारतीय नागरिकों को पोर्ट सूडान से जेद्दा के रास्ते देश के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान के 21वें जत्थे के रूप में 137 यात्रियों को लेकर जेद्दा पहुंचा। इससे पहले बुधवार को ही 62 यात्रियों को जेद्दा से नई दिल्ली लाया गया, जबकि 232 यात्रियों को लेकर एक विमान मुंबई पहुंचा। अब तक 3200 से अधिक नागरिकों की सूडान से स्वदेश वापसी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। मध्य पूर्व में राजनीति और कूटनीति बदल रही है। ये सब देखने को मिल रहा है ईरान और सऊदी अरब की नज़दीकी बढ़ने के बाद। और अब ईरान के राष्ट्रपति सीरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। 2011 में शुरू हुई जंग के बाद किसी ईरानी राष्ट्रपति की ये पहली सीरिया यात्रा है। कैसे बदल रहे हैं मध्य पूर्व में देशों के आपसी संबंध, ये रिपोर्ट देखते हैं। बरसों की दुश्मनी भुलाकर ईरान और सऊदी अरब साथ क्या है कि क्षेत्र का राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगा है। संप्रदाय, विचारधारा, मित्र, सहयोगियों के खेमे में बटे देश अब एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगियों के साथ रिश्तों को और मजबूती देने की कड़ी में ईरान के राष्ट्रपति सीरिया के दौरे पर पहुंचे। 2011 में शुरू हुई जंग के बाद किसी ईरानी राष्ट्रपति की ये पहली सीरिया यात्रा है। दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रईसी की अगुवाई सीरिया के अर्थव्यवस्था मंत्री समीर अल खलील ने की। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ व्यापारियों और अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल उनके साथ है। इब्राहिम रईसी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तेल उद्योग सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है। सीरिया के लिए रवाना होने से पहले रईसी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी यात्रा सीरिया और अन्य सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत और विकसित करेगी। रईसी ने सीरिया के पुनर्निर्माण के प्रयासों और युद्ध के कारण देश छोड़कर भाग गए शरणार्थियों से सीरिया लौटने का भी आह्वान किया। ईरानी राष्ट्रपति शिया इस्लाम के पवित्र स्थलों सैयदा जैनब और सैयदा रुकैया के मकबरों की ज़ियारत भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान रईसी अज्ञात सैनिकों के मकबरे का भी दौरा करेंगे। ये युद्ध में मारे गए सीरियाई सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। तेहरान असद की सरकार का प्रमुख सहयोगी रहा है और 2011 में छिड़े युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के बचाव में ईरानी सेना ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। असद ने सत्ता में बने रहने के लिए तेहरान और लेबनानी हिजबुल्लाह जैसे सहयोगियों पर भरोसा किया। हालांकि उन्होंने कभी भी सीरिया के गृह युद्ध में ईरानी लड़ाकों की भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। ईरानी सेना ने बाद में सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह का भी मुकाबला किया और इसके सामरिक सैन्य सलाहकार पूरे देश में सैन्य ठिकानों पर तैनात रहे। ईरानी नेताओं ने अमेरिका और इजराइल के प्रभाव का विरोध करने के लिए एक गठबंधन बनाने के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान देते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल पड़ोसी देश सीरिया में ईरानी प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए हाल के वर्षों में सीरियाई सरकार के नियंत्रित क्षेत्रों में सैकड़ों हमले किए हैं। सैन्य समर्थन के अलावा तेहरान ने असद की सरकार को ऋण की आपूर्ति भी की है, जिसके बदले ईरान के व्यापारियों ने सीरिया में बड़े व्यावसायिक अनुबंध हासिल किए हैं। अरब नेताओं ने सीरिया में अरब वसंत विद्रोह पर क्रूर कार्रवाई के बाद वर्षों तक असद के साथ बड़े पैमाने पर संबंध तोड़ लिए थे। संबंधों में आई खटास के बाद सीरिया को अरब लीग से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन असद के पास देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण होने और कोई स्पष्ट खतरा नहीं रहने के कारण अब दूसरे अरब देश धीरे धीरे सीरिया के साथ संबंधों को सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब इस महीने के अंत में
अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सीरिया की सदस्यता बहाल की जा सकती है। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। म्यांमार की सत्तारूढ़ सैन्य परिषद ने बुधवार को कहा कि वो मानवीय आधार पर 2100 से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रही है। फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने के बाद सैन्य शासन की आलोचना करने और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में हजारों नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। म्यांमार की सैन्य परिषद के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हालिंग ने वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध दिवस पर 2153 कैदियों को क्षमादान दिया था। चलिए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। खेल की दुनिया में रूसी एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने झंडे तले खेलने की तस्वीर नदारद है, लेकिन इन्हीं सब के बीच वेनेजुएला में आयोजित हो रहे अल्बा गेम्स में इसके उलट देखने को मिला, जहां न केवल रूसी जिम्नास्ट को खेलने का मौका मिला, बल्कि उन्हें अपने झंडे तले देश का मान बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसे समय जब ज्यादातर खेल प्रतियोगिताओं से या तो रूसी एथलीटों को दूर होना पड़ रहा है या फिर उन्हें अपने झंडे तले खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक ऐसे वक्त रूसी एथलीटों के लिए ये सुखद एहसास की तस्वीर वेनेजुएला से आई है, जहां अल्बा गेम्स के दौरान रूसी जिम्नास्ट खिलाड़ियों को अपने झंडे तले खेलने का सुखद एहसास प्राप्त हुआ। वेनेजुएला में आयोजित हो रहे अल्बा गेम्स का ये 5वां संस्करण है और इन खेलों में रूसी जिम्नास्टों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। 12 साल की रूसी जिम्नास्ट सेविस्काया ने ऑल अराउंड कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि रूसी जिम्नास्ट टीम ने ग्रुप कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की। हालांकि इन नतीजों से ज्यादा रूसी खिलाड़ियों को इस बात का सुकून और खुशी थी कि उन्हें अपना राष्ट्रगान सुनने का मौका मिला और अपने झंडे तले अपने देश का मान बढ़ाने का मौका। आप जानते हैं, हमने बहुत लंबे समय से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपने झंडे तले नहीं खेला। यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक में भी हमें तटस्थ झंडे के तले खेलना पड़ा। इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं, आपकी सरकार के आभारी हैं, जिसने हमें अपना राष्ट्रगान सुनने और अपने झंडे तले खेलने का मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें अपने देश पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन खिलाड़ियों को उम्मीद है कि उन्हें अगले साल ओलंपिक में अपने देश के झंडे तले खेलने का मौका जरूर मिलेगा। हम ओलंपिक गेम्स में भाग लेना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा। मैं निश्चित रूप से अपने झंडे के तले खेलना चाहूँगी। ये मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जीत दर्ज की। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोगों ने हमें यहाँ आने दिया। वैसे इससे पहले भारत में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी रूसी एथलीटों को अपने झंडे तले खेलने का अवसर मिला था। वहीं दूसरी ओर विंबलडन में रूसी एथलीटों की एंट्री हुई, हालांकि झंडे तले नहीं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में रूसी एथलीटों को लेकर विश्व मानचित्र पर तस्वीर बदले और खेल, जो कि माध्यम है दिलों को जोड़ने का और विश्व के तमाम देशों को एक मंच पर लाने और दूरियों को कम करने का, इसी दृष्टिकोण पर हर कोई आगे बढ़े। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।